संसार ज़्यादा तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। शेयर बाजार के सौदे मिली सेकेंड्स में किए जा रहे हैं। सौदे मिनटों में इंटरनेट पर जाते हैं और चले जाते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोग अच्छे सौदे के लिए प्रतिरक्ष कर रहे हैं। इसलिए आप जितना तेज़ी से निर्णय ले सकते हैं, आपके अवसरों को जकड़ने की संभावना उतनी ही ज़्यादा संभावना से भरी होती है, किसी दूसरे के ऐसा करने से पहले। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जेपी वर्ल्ड और आप सुन रहे हैं बुक एफएम। आज हम जानेंगे आखिरकार माइक और रॉबर्ट ने क्या उस सौदे को स्वीकार किया, और स्वीकार किया भी तो उन्हें कौन सी शर्तों का पालन करना था। चलिए शुरू करते हैं। मैंने पूछा, ओह, क्या मैं फैसला करने से पहले एक बार सवाल पूछ सकता हूँ? नहीं, इसे स्वीकार कर लो या छोड़ दो। मेरे पास इतना ज़्यादा काम है कि मैं अपना वक्त बर्बाद नहीं कर सकता। अगर तुम में तुरंत निर्णय लेने की क्षमता नहीं है तो तुम वैसे भी कुछ पैसे कमा नहीं पाओगे। अवसर आते हैं, चले जाते हैं, इसलिए तुरंत निर्णय लेने की क्षमता एक महत्वपूर्ण योग्यता है। तुमने जैसा चाहा था वैसा अवसर तुम्हारे सामने मौजूद है। अगले 10 सेकंड में या तो तुम्हारी शिक्षा शुरू हो जाएगी या फिर हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। माइक के डैडी ने चिढ़ाने वाली मुस्कान के साथ कहा। मंजूर है, मैंने कहा। मंजूर, माइक भी बोला। बहुत बढ़िया, माइक के डैडी ने कहा। 10 मिनट में मिसिस मार्टिन आ जाएंगी। जब मेरी उनसे बातचीत हो जाए तो तुम उनके साथ मेरे छोटे सुपरमार्ट में चले जाना, वहाँ काम शुरू कर देना। मैं तुम्हें 10 सेंट प्रति घंटे की दर से तनख्वाह दूंगा और तुम हर शनिवार को 3 घंटे मेरे लिए काम करोगे। लेकिन आज तो मेरा सॉफ्टवेयर मैच है, मैंने कहा। माइक के डैडी ने आवाज़ धीमी करके कड़क लहरों में कहा, या तो मान लो वरना छोड़ दो। मैं इसे मानता हूँ, मैंने जवाब दिया और खेलने के बजाय काम करने तथा सीखने का विकल्प चुना। 30 सेंट मिलने के बाद उस दिन सुबह 9 बजे माइक और मैं मिसेस मार्टिन के लिए काम कर रहे थे। वे भली और धैर्यवान महिला थी। वे हमेशा कहती थी कि माइक और मुझे देखकर उन्हें अपने दोनों बच्चों की याद आती है, जो अब बड़े होकर दूर चले गए हैं। हालांकि वे भली थी, लेकिन वे कड़ी मेहनत में यकीन करती थी और हमें काम में लगाए रखती थी। हम 3 घंटे तक डिब्बा बंद सामानों को शेल्फ से उतारते थे, सफ़ेद ड्राफ्टर से डिब्बे की धूल साफ करते थे और फिर दोबारा उन्हें कायदे से जमा देते थे। यह बहुत ही निराशा और थकाऊ काम था। माइक के डैडी को अपना अमीर डैडी इसलिए कहता हूँ क्योंकि उनके पास इस तरीके के 9 छोटे सुपरमार्ट थे, जिसमें से हर एक बड़ी कार पार्किंग थी। वे 7-Eleven कन्वीनियंस स्टोर की शुरुआती संस्करण में थे। छोटे किराना स्टोर जहां लोग दूध, ब्रेड, बटर और सिगरेट जैसे सामान खरीदते थे। समस्या यह थी, तब हवाई में एयर कंडीशनर का ज़्यादा चयन नहीं था और गर्मी के कारण स्टोर के दरवाजे बंद नहीं रहते थे। सड़क और पार्किंग की तरफ वाले स्टोर्स के दरवाजे खुले रहते थे। जब भी कोई कार वहां से गुजरती थी या पार्किंग में आकर खड़ी होती थी तो हर बार धूल का गुब्बारा उठता था और स्टोर में घुसकर डिब्बों पर बैठ जाता था। हम जानते थे कि जब तक एयर कंडीशन नहीं आ जाएगा तब तक हमारे पास नौकरी रहेगी। 3 सप्ताह तक माइक और मैं मिसेस मार्टिन के पास जाते रहे तथा 3 घंटे तक काम करते रहे। दोपहर तक हमारा काम खत्म हो जाता था और वे हमारे हाथ में 30 सेंट के सिक्के थमा देती थी। देखिए, 1950 के दशक के बीच में 9 साल की उम्र में 30 सेंट कमाने में कोई खास खुशी नहीं होती थी। तब कॉमिक बुक भी 10 सेंट की आती थी, इसीलिए मैं अपना आमतौर पर ज़्यादा पैसा कॉमिक बुक पर खर्च कर देता था और फिर घर चला जाता था। चौथा सप्ताह के बुधवार तक मैं यह काम छोड़ने का मन बना चुका था। मैं काम करने के लिए सिर्फ इसलिए तैयार हुआ था क्योंकि मैं माइक के डैडी से पैसे बनाना सीखना चाहता था और अब 1 घंटे में 10 सेंट की गुलामी कर रहा था। उससे भी बढ़कर उस पहले शनिवार के बाद मैंने माइक के डैडी को देखा तक नहीं था। मैं काम छोड़ रहा हूँ, मैंने लंच में आकर माइक को बताया। स्कूल निराश था और अब मेरे पास शनिवार भी नहीं थे जिसकी मैं राह देख सकूं। लेकिन यह 30 सेंट थे जिसकी वजह से मेरा दिमाग खराब हो गया था। इस बार माइक मुस्कुराया। तुम किस बात पर हंस रहे हो? मैंने गुस्से से कूड़ कर पूछा। डैडी ने कहा था कुछ ऐसा ही होगा। उन्होंने कहा था कि जब तुम छोड़ने का फैसला कर लो तो वे तुमसे मिलना चाहेंगे। क्या? मैंने आवेश में कहा। वे इंतज़ार कर रहे थे कि मैं इससे कब उतक जाऊं।
कुछ कुछ, माइक बोला। डैडी अलग तरह के हैं, वे तुम्हारे डैडी की तरह नहीं सिखाते हैं। तुम्हारे मम्मी डैडी बहुत बोलते हैं, मेरे डैडी शांत और कम बोलते हैं, इसलिए तुम इस शनिवार तक इंतज़ार कर लो। मैं उन्हें बता दूंगा कि तुम काम का छोड़ना का फैसला बना चुकी हो। तुम्हारा मतलब है मेरे साथ नाटक खेला गया था? नहीं, दरअसल नहीं, लेकिन शायद हो सकता है डैडी शनिवार को बता दें। शनिवार को कतार में इंतज़ार करना। मैं माइक के डैडी का सामना करने को तैयार था। मेरे असल डैडी भी उन पर नाराज़ थे। मेरे असल डैडी, जिन्हें मैं गरीब डैडी कहता हूँ, सोचते थे कि अमीर डैडी बाल श्रम कानून का उल्लंघन कर रहे थे और उनकी जांच होनी चाहिए। मेरे शिक्षित गरीब डैडी ने मुझसे वह मांगने को कहा जिसका मैं हकदार था, कम से कम 25 सेंट प्रति घंटा। गरीब डैडी ने मुझसे कहा था कि अगर वो तनख्वाह बढ़ाते नहीं हैं तो मुझे तुरंत नौकरी छोड़ देनी चाहिए। वैसे भी तुम्हें उस घटिया नौकरी की ज़रूरत नहीं है, मेरे गरीब डैडी ने कहा। शनिवार की सुबह 8 बजे मैं माइक के घर पहुंचा और दरवाज़ा माइक के डैडी ने खोला। बैठ जाओ और कतार में इंतज़ार करो, उन्होंने दाखिल होते समय कहा। फिर वे मुड़कर बेडरूम के पास बने एक छोटे ऑफिस में गायब हो गए। मैंने कमरे के चारों ओर देखा, मगर मुझे माइक नहीं दिखा। अजीब सा महसूस करते हुए मैं सावधानी से उन दोनों महिलाओं के पास बैठ गया जो मुझे 4 सप्ताह पहले वहीं दिखी थी। वे मुस्कुराई और सोफे पर थोड़ा खिसक कर मेरे लिए जगह बना दी। 45 मिनट गुजर गए और आग बबूला होने लगा। तकरीबन 30 मिनट पहले ही दोनों महिलाएं उनसे मिलकर वहां से जा चुकी थीं। एक अधिकतर उम्र का आदमी वहां से 20 मिनट तक बैठा था और वह भी निकल जा चुका था। मकान खाली था और यहाँ मैं हवाई के उस सुनहरे दिन में एक सिलन भरे अंधेरे लिविंग रूम में बैठकर और एक लालची आदमी से बात करने के लिए इंतज़ार कर रहा था जो बच्चों का शोषण करता था। मुझे ऑफिस में इधर उधर कागज़ कराशने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। वे फ़ोन पर बातें कर रहे थे और मुझे नज़रअंदाज कर रहे थे। मैं उनसे मिलने बिना ही वहाँ से जाने का मन बना चुका था, लेकिन किसी कारण से मैं रुक गया। आखिर 15 मिनट बाद ठीक 9 बजे अमीर डैडी ने अपने ऑफिस के बाहर निकले। बिना कुछ कहे उन्होंने मुझे हाथ से ऑफिस में आने का इशारा दिया। अमीर डैडी ने अपनी ऑफिस की कुर्सी में घूमते हुए कहा, मुझे लगता है कि तुम वेतन बढ़ाना चाहते हो या नौकरी छोड़ने वाले हो। रुआसी आवाज़ में मुंह से निकला, देखिए, आप समझौते की अपनी शर्त पूरा नहीं कर रहे हो। 9 साल की उम्र में किसी व्यवसाय में मुठभेड़ करना सचमुच डरावना था। आपने कहा था कि अगर मैं आपके लिए काम करूंगा तो आप मुझे सिखाएंगे। देखिए, मैंने आपके लिए काम किया, मैंने मेहनत से काम किया। आपके खातिर काम करने के लिए मैंने अपनी बेसबॉल मैच की भी कुर्बानी दे दी, लेकिन आपने अपना वादा नहीं निभाया और मुझे कुछ भी नहीं सिखाया। आप धोखेबाज हैं, जैसा कि शहर का हर व्यक्ति आपके बारे में कहता है। आप लालची हैं, आप सिर्फ पैसे कमाना चाहते हैं और आप अपने कर्मचारियों की ज़रा भी परवाह नहीं करते। आपने मुझसे तनख्वाह बढ़ाने की बात भी नहीं की, खामखा इंतज़ार कराया और मेरे प्रति कोई सम्मान नहीं दिखाया। मैं छोटा हूँ, लेकिन इससे बेहतर व्यवहार का हकदार हूँ। अमीर डैडी अपनी कुर्सी वाली में बैठकर इधर उधर झूल रहे थे। अपनी टुड्डी पर हाथ रखकर उन्होंने मुझे एक टक देखा। बुरा नहीं है, उन्होंने ऐसा कहा, 1 महीने में ही नहीं हुआ और तुम वह भाषा बोल रहे हो जो मेरा ज़्यादातर कर्मचारी बोलता है। क्या? मैंने पूछा। मैं समझ नहीं पाया कि वे क्या कह रहे थे, इसलिए मैंने अपना दुखड़ा जारी रखा। मैंने सोचा था कि आप अपना वेतन बढ़ाएंगे या फिर आप अपना वादा निभाएंगे और मुझे सिखाएंगे। इसके बजाय आप मुझ पर अत्याचार कर रहे हैं। यह जुल्म है, यह सरासर नाइंसाफ़ी है। मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ, अमीर डैडी ने धीमे स्वर से कहा। आपने मुझे क्या सिखाया है? कुछ भी नहीं, मैंने गुस्से से कहा। जब मैं चंद सिक्कों के बदले काम करने के लिए तैयार हो गया, उसके बाद से आपने मुझसे बात तक नहीं की है। 1 घंटे के बदले 10 सेंट। हाय, मुझे तो सरकार से आपकी शिकायत करनी चाहिए। आप जानते हैं हमारे देश में बाल श्रम कानूनी अपराध है। आप तो जानते ही होंगे मेरे डैडी सरकार के लिए काम करते हैं। शाबाश, अमीर डैडी ने कहा। अब तुम उन अधिकतर कर्मचारियों की भाषा बोल रहे हो जो मेरे लिए काम करते थे। ऐसे कर्मचारी जिन्होंने मेरी नौकरी से निकल दिया या वो खुद ही नौकरी छोड़ दी।
तो इस बारे में आपका क्या कहना है, मैंने पूछा। और मुझे एहसास था कि कम उम्र के बावजूद मैं काफ़ी बहादुरी दिखा रहा था। आपने मुझे झूठ बोला, मैंने आपके खातिर काम किया और आपने अपना वादा पूरा नहीं किया। आपने मुझे कुछ नहीं सिखाया। कौन कहता है कि मैंने तुम्हें कुछ नहीं सिखाया? अमीर डैडी ने शांति से पूछा। देखिए, इस दौरान आपने कभी मुझसे बात तक नहीं की। मैंने 30 सप्ताह तक आपके लिए काम किया, आपने मुझे कुछ नहीं सिखाया। मैंने मुंह बनाकर कहा। क्या सिखाने का मतलब बोलना और व्याख्यान देना ही है? अमीर डैडी ने पूछा। और क्या, मैंने जवाब दिया। इस तरह वे तुम्हें स्कूल में सिखाते हैं, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन जीवन तुम्हें इस तरीके से नहीं सिखाता। और मेरा मानना है कि जीवन सबसे अच्छा शिक्षक होता है। अधिकतर समय जीवन आपसे बात नहीं करता है, यह आपको एक तरह का धक्का देता है। हर धक्के के साथ मानुष जीवन कहता है, जाग जाओ, कोई चीज़ है जो मैं तुम्हें सिखाना चाहता हूँ। यह आदमी बिना पैरों की बातें कर रहा था। मैंने मन ही मन सोचा, जीवन मुझसे धक्का दे रहा है, यानी मुझसे वह कुछ बात करना चाहता है। अब मैं जान गया था कि मुझे अपनी नौकरी हर हाल में छोड़ देनी चाहिए। मैं एक ऐसे आदमी से बात कर रहा था जिसे हवालत में बंद कर देना चाहिए। अगर तुम जीवन के सबक सीखते हो तो इससे तुम्हें बहुत फ़ायदा होगा। अगर नहीं सीखोगे तो जीवन तुम्हें बस चारों तरफ से धक्का ही देता रहेगा। लोग दो चीज़ें करते हैं, कुछ लोग जीवन के धक्के खाते रहते हैं, दूसरे नाराज हो जाते हैं और पलटवार कर धक्के के बदले धक्का देते हैं। लेकिन वे अपने बॉस, अपनी नौकरी, अपने पति पत्नी के खिलाफ अपना गुस्सा निकालते हैं। वे नहीं जानते कि यह जीवन है जो उन्हें धक्का दे रहा है। मुझे पता नहीं था कि वे किस बारे में बोल रहे थे। जीवन हम सभी को धक्का मारता है। कुछ लोग हार मान लेते हैं और बाकी कुछ लोग जूझते रहते हैं। कुछ लोग सबक सीख लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। वे जीवन के धक्के का स्वाद चखते हैं तथा उसका स्वागत करते हैं। इन गिने चुने लोगों के लिए इसका मतलब यह होता है कि उन्हें कुछ सीखने की ज़रूरत है और उन्हें कुछ सीख लेना चाहिए। वे सीख लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। ज़्यादातर लोग छोड़ देते हैं और कुछ तुम्हारी तरह लड़ते रहते हैं। अमीर डैडी खड़े हो गए और उन्होंने लकड़ी की एक पुरानी जराज खिड़की के बंद किया जिसे मरम्मत की ज़रूरत थी। अगर तुम यह सबक सीख लेते हो कि तुम बड़े होकर बुद्धिमान और दौलतमंद और सुखी युवक बन सकते हो, अगर तुम नहीं सीखते हो तो तुम जीवन भर अपनी समस्याओं के लिए अपने नौकरी, कम तनख्वाह या बॉस को ही दोष देते रहोगे। तुम जीवन भर उस बड़े मौके का उम्मीद करते रहोगे जो आकर तुम्हारी तमाम आर्थिक समस्याओं को हल कर दे। अमीर डैडी ने यह देखने के लिए मेरी तरफ देखा कि क्या मैं उनकी बातें सुन रहा हूँ। उनकी आंखें मेरी आंखों से मिली। हम एक दूसरे को एक टक देखते रहे और अपनी आंखों के संवाद करते रहे। आखिर जब मैं उनके संदेश का मतलब समझ गया तो मैंने अपनी नज़रें फेर ली। मैं जान गया था कि उनका मतलब हमें संदेश सिखाने से था। मैंने अपनी नज़रें फेर ली। उन्हें दोष दे रहा था जबकि सीखने का आग्रह मैंने खुद किया था। मैं जूझ रहा था। अमीर डैडी ने आगे कहा, अगर तुम इस तरीके के इंसान हो जिसे ज़रा भी हिम्मत नहीं है तो जीवन के हर थप्पड़, हर धक्के के सामने तुम हार मान लोगे। अगर तुम इस तरीके के इंसान हो जो तुम जिंदगी भर सुरक्षित तरीके से खेलते रहोगे, सही चीज़ें करोगे और किसी ऐसे वक्त का इंतज़ार करोगे जो कभी आएगा ही नहीं, तो फिर तुम निराश बूढ़े आदमी की तरह मर जाओगे। तुम्हारे बहुत से दोस्त तुम्हें सचमुच पसंद करते हैं क्योंकि तुम बहुत मेहनती इंसान हो, लेकिन सच तो यह है कि तुमने जीवन के धक्कों के आगे घुटने टेक दिए हैं। दिल की गहराई में तुम जोखिम लेने से घबराते हो। तुम दरअसल जितना चाहते हो, हारने का डर जीतने के रोमांच से ज़्यादा ताकतवर साबित हुआ है। दिल की गहराई में तुम्हें और सिर्फ तुम्हें ही यह बात पता रहेगी कि तुम कभी जीतने की कोशिश की ही नहीं, तुमने सुरक्षित खेलने का तरीका चुना। तो बस इस एपिसोड के लिए इतना ही रखते हैं। जल्द ही मिलते हैं अगले एपिसोड में, जहां हम जानेंगे कि आखिरकार अमीर डैडी ने उन्हें क्या सबक दिया और उस सबक से रॉबर्ट की लाइफ कैसे बदली। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बुक एफएम के साथ बने रहने के लिए।